Alpha Centauri. अल्फा सेंटरी, जिसे कभी कभी मित्र तारा भी कहा जाता है, दक्षिणी आकाश में स्थित एक अद्भुत और जटिल तारामंडल है जो हमारे सौरमंडल के सबसे निकटतम पड़ोसी के रूप में खगोल विज्ञान में एक विशेष स्थान रखता है। पृथ्वी से लगभग 4.54 प्रकाश वर्ष की मामूली दूरी पर स्थित यह न केवल वैज्ञानिक समुदाय के लिए बल्कि विज्ञान कथा और अंतरिक्ष अन्वेषण के उत्साही लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह तारा प्रणाली, जो कर्क तारामंडल सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, वास्तव में 3 तारों का एक गतिशील समूह है जो गुरुत्वाकर्षण के जटिल बंधनों से आपस में जुड़े हुए हैं। हमारी नग्न आंखों से देखने पर यह एक एकल चमकीला तारा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह एक शानदार तिकड़ी है जिसमें 2 मुख्य तारे अल्फा सेंटरी ए और अल्फा सेंटरी बी और एक दूरस्थ साथी प्रॉक्सिमा सेंटरी शामिल हैं। अल्फा सेंटरी ए, जिसे औपचारिक रूप से रिगल कैंटरस के रूप में भी जाना जाता है, इस त्रिकुट का सबसे प्रमुख सदस्य है। यह तारा हमारे अपने सूर्य का एक लगभग सटीक प्रतिरूप है जो जी प्रकार का मुख्य अनुक्रम तारा है। हालांकि यह मामूली तौर पर बड़ा और लगभग 1.5 गुना अधिक चमकीला है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.1 गुना है और इसका व्यास लगभग 1.2 गुना है। इसकी सतह का तापमान लगभग 5800 केल्विन है, जो इसे एक पीला सफेद रंग प्रदान करता है जो रात के आकाश में चमकता हुआ दिखाई देता है। अल्फा सेंटोरी बी, जिसे टोलीमान भी कहा जाता है, एक के प्रकार का मुख्य अनुक्रम तारा है जो अल्फा सेंटोरी ए का एक करीबी साथी है। यह तारा हमारे सूर्य से थोड़ा छोटा और ठंडा है, जिसमें लगभग 0.9 गुना द्रव्यमान और 0.86 गुना व्यास है। इसकी चमक हमारे सूर्य की लगभग आधी है और इसकी सतह का तापमान लगभग 5200 केल्विन है, जो इसे एक नारंगी रंग देता है। अल्फा सेंटरी ए और बी एक दूसरे के चारों ओर लगभग 80 वर्षों की अवधि में एक अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा के दौरान उनके बीच की दूरी लगभग 11 खगोलीय इकाइयों, सूर्य और यूरेनस के बीच की औसत दूरी के बराबर से लेकर लगभग 35 खगोलीय इकाइयों, सूर्य और प्लूटो के बीच की औसत दूरी से थोड़ी कम तक बदलती रहती है। इस द्वितारा प्रणाली की गतिशील प्रकृति ने खगोलविदों को गुरुत्वाकर्षण और तारकीय विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। अल्फा सेंटरी प्रणाली का तीसरा सदस्य प्रॉक्सिमा सेंटरी वास्तव में हमारे सूर्य का सबसे निकटतम व्यक्तिगत तारा है। यह एक छोटा मंद लाल बौना तारा है जो मुख्य द्वितारा जोड़ी से काफी दूरी पर स्थित है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1/8वां और इसका व्यास लगभग 1/7वां है। यह इतना मंद है कि इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यह माना जाता है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी अल्फा सेंटोरी ए और बी की परिक्रमा लगभग 550,000 वर्षों की बहुत लंबी अवधि में करता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह गुरुत्वाकर्षण से कमजोर रूप से बंधा हुआ हो सकता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी ने हाल के वर्षों में काफी ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि इसके रहने योग्य क्षेत्र में एक पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा बी की खोज की गई है, जिससे यह जीवन की संभावनाओं के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। अल्फा सेंटरी की खोज का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, जब इसे दक्षिणी आकाश में एक चमकीले तारे के रूप में मान्यता दी गई थी। हालांकि 17वीं शताब्दी के अंत में ही यह महसूस किया गया कि यह वास्तव में एक द्वितारा प्रणाली है। बाद में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रॉक्सिमा सेंटोरी की खोज की गई, जिससे यह ज्ञात हुआ कि यह एक त्रितारा प्रणाली है। अल्फा सेंटोरी का महत्व केवल इसकी निकटता तक ही सीमित नहीं है। यह तारामंडल एक्सोप्लैनेट अनुसंधान के लिए एक अद्वितीय प्रयोगशाला प्रदान करता है। प्रॉक्सिमा बी की खोज ने इस प्रणाली में और ग्रहों की खोज की संभावनाओं को बढ़ाया है, जो हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि क्या हमारे ब्रह्मांड में अन्य तारों के आसपास भी जीवन मौजूद हो सकता है। इसके अतिरिक्त अल्फा सेंटरी ए और बी का अध्ययन हमें उन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देता है जो सूर्य जैसे तारों के जीवन चक्र को नियंत्रित करती हैं। भविष्य में
अल्फा सेंटरी अंतरतारकीय यात्रा के लिए एक संभावित लक्ष्य के रूप में भी उभरा है। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट जैसी परियोजनाएं छोटे हल्के अंतरिक्ष यान विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना बना रही हैं, जो प्रकाश की गति के एक महत्वपूर्ण अंश पर यात्रा कर सकते हैं, जिससे अल्फा सेंटरी तक कुछ दशकों में पहुंचा जा सके। हालांकि यह अभी भी एक दूर का सपना है, लेकिन यह विचार हमारे निकटतम तारकीय पड़ोसियों तक पहुंचने की मानवीय आकांक्षा को दर्शाता है। संक्षेप में, अल्फा सेंटरी एक असाधारण तारामंडल है जो न केवल हमारे सबसे निकटतम पड़ोसी है, बल्कि एक्सोप्लैनेट अनुसंधान, तारकीय विकास के अध्ययन और भविष्य के अंतर तारकीय अन्वेषण के लिए भी अपार संभावनाएं रखता है। 3 तारों की यह जटिल प्रणाली हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसमें छिपे रहस्यों की एक झलक दिखाती है। हमारी आंखों से देखने पर अल्फा सेंटरी ए और बी एक ही तारा लगते हैं, जो दक्षिणी आकाश में सेंटरस नाम के नक्षत्र में सबसे ज्यादा चमकता है। लगभग 80 सालों में इन दोनों तारों के बीच की दूरी थोड़ी बदलती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन ज्यादातर समय इन्हें दूरबीन या छोटे टेलीस्कोप से अलग अलग देखा जा सकता है। ये तारे बहुत चमकते हैं, पहले नंबर की चमक वाले तारों में से हैं, और सिर्फ 2 तारे, सीरियस और कैनोपस, ही इनसे ज्यादा चमकदार हैं। इन तारों को एड पॉइंटर्स या दक्षिणी पॉइंटर्स भी कहते हैं। इनके पास ही एक और तारा है, बीटा सेंटरी, जो एक रेखा बनाता है जो हमें दक्षिणी क्रॉस नाम के नक्षत्र को ढूंढने में मदद करती है। ये पॉइंटर्स असली दक्षिणी क्रॉस को एक और धुंधले तारों के समूह से आसानी से अलग कर देते हैं, जिसे नकली क्रॉस कहते हैं। जो लोग पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से में लगभग 29 डिग्री अक्षांश से नीचे रहते हैं, उनके लिए अल्फा सेंटरी हमेशा आकाश में दिखाई देता है, कभी डूबता नहीं। वहीं उत्तरी हिस्से में लगभग 29 डिग्री अक्षांश से ऊपर रहने वाले लोग इसे कभी नहीं देख पाते। जो लोग 29 डिग्री उत्तर अक्षांश से भूमध्य रेखा के पास रहते हैं, उन्हें यह तारा दक्षिणी क्षितिज के पास दिखता है, लेकिन साल में एक बार थोड़ी देर के लिए ही यह सबसे ऊंचाई पर होता है। यह तारा हर साल 24 अप्रैल को आधी रात के आसपास और 8 जून को रात 9 बजे के आसपास सबसे ऊंचाई पर होता है। पृथ्वी से देखने पर प्रॉक्सिमा सेंटरी नाम का एक और तारा अल्फा सेंटरी ए और बी से थोड़ा दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में दिखता है। यह तारा चंद्रमा के आकार से लगभग 4 गुना ज्यादा दूरी पर है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी गहरा लाल रंग का दिखता है और इसकी चमक थोड़ी कम होती है, इसलिए इसे देखने के लिए थोड़े बड़े टेलीस्कोप की जरूरत होती है। यह तारा कभी कभी अचानक से थोड़ा ज्यादा चमकने लगता है और फिर कुछ मिनटों में वापस अपनी पहली चमक पर आ जाता है। वैज्ञानिक और शौकिया खगोलविद इस पर नजर रखते हैं। 2015 में यह तारा एक बार बहुत ज्यादा चमक गया था, अपनी आम चमक से 8 गुना ज्यादा। अल्फा सेंटरी के सभी तारे आकाश में दूसरी चीजों के मुकाबले धीरे धीरे अपनी जगह बदलते रहते हैं। सदियों में इस वजह से आकाश में उनकी दिखने वाली जगह भी धीरे धीरे बदल जाती है। पुराने जमाने के खगोलविदों को यह बात नहीं पता थी। ज्यादातर लोग मानते थे कि तारे हमेशा आकाश में एक ही जगह पर टिके रहते हैं, जैसा कि मशहूर दार्शनिक अरस्तु ने भी कहा था। लेकिन 1718 में एडमंड हेली नाम के एक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि कुछ तारे तो अपनी पुरानी जगहों से काफी हट गए हैं। 1830 के दशक में थॉमस हेंडरसन ने बहुत सारे माप करके अल्फा सेंटरी की असली दूरी पता लगाई। तब उन्हें यह भी एहसास हुआ कि शायद यह तारा सिस्टम बहुत तेजी से अपनी जगह बदल रहा है। उन्होंने निकोलस लुई डे ला कैले के 1751 के मापों का इस्तेमाल करके यह पता लगाया कि तारे कितने हिल रहे हैं। 2 अलग अलग समयों के मापों में जो फर्क आया, उससे उन्होंने यह गति जानी। अल्फा सेंटरी ए और बी के बीच के खाली जगह की गति का अनुमान लगाया गया है कि यह हर साल लगभग TT 620 मिलियार्क सेकंड पश्चिम की ओर और 644 मिलियार्क सेकंड उत्तर की ओर बढ़ रहा है। कुल मिलाकर यह हर साल 336 मिलियार्क सेकंड पश्चिम से 11 डिग्री उत्तर की दिशा में जा रहा है। हर 100 साल में यह गति लगभग 6.1 आर्क मिनट होती है और हर 1000 साल में लगभग 1.02 डिग्री। यह पश्चिम दिशा में 23.0 किलोमीटर प्रति सेकंड और उत्तर दिशा में 4.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से यह भी पता चला है कि यह तारा सिस्टम औसतन 22.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमारे सौर मंडल की ओर आ रहा है।
इसका मतलब है कि यह सूरज के मुकाबले 32.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, जो कि हमारे आसपास के दूसरे तारों की औसत रफ्तार के बहुत करीब है। पृथ्वी से देखने पर अल्फा सेंटरी ए और बी लगभग मिल्की वे आकाशगंगा के बीच में ही पड़ते हैं, इसलिए उनके पीछे बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। मई 2028 की शुरुआत में अल्फा सेंटरी ए पृथ्वी और एक दूर के लाल तारे के बीच से गुजरेगा। उस समय 45% संभावना है कि हमें आइंस्टीन रिंग नाम की एक खास चीज देखने को मिल सकती है। आने वाले दशकों में ऐसे और भी नजदीकी गुजरने वाले मौके आएंगे, जिससे हम इन तारों की गति को और अच्छे से माप पाएंगे और शायद उनके ग्रहों के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। अपनी एक जैसी गति और रफ्तार के कारण अल्फा सेंटरी आकाश में अपनी जगह बदलता रहेगा और धीरे धीरे और ज्यादा चमकीला होता जाएगा। उदाहरण के लिए लगभग 6200 ईस्वी में अल्फा सेंटरी की असली गति के कारण बीटा सेंटरी के साथ एक बहुत ही दुर्लभ और चमकीला मिलन होगा, जो दक्षिणी आकाश में एक शानदार दोहरा तारा बनाएगा। उसके बाद यह दक्षिणी क्रॉस के ठीक उत्तर से गुजरेगा और फिर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ आज के आकाशीय भूमध्य रेखा की ओर जाएगा और आकाशगंगा के तल से दूर चला जाएगा। लगभग 26,700 ईस्वी तक आज के हाइड्रा नक्षत्र में अल्फा सेंटरी सूरज के सबसे करीब 0.9 से पारसेक या 2.9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर होगा। हालांकि बाद की गणनाओं से पता चलता है कि यह 27,000 ईस्वी में होगा। अपने सबसे करीब आने पर अल्फा सेंटरी की चमक 0.86 तक पहुंच जाएगी, जो आज के कैनोपस तारे की चमक के बराबर है, लेकिन यह अभी भी सीरियस तारे से ज्यादा चमकीला नहीं होगा। सीरियस तारा अगले 60,000 वर्षों में और ज्यादा चमकीला होता जाएगा और अगले 210,000 वर्षों तक सूरज को छोड़कर पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा बना रहेगा। बीटा सेंटरी, जिसे हादर, हैदर या अजीना भी कहा जाता है, दक्षिणी आकाश में सेंटरस नक्षत्र का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पूरे आकाश में दिखने वाले सबसे चमकीले तारों में से एक है, जिसकी चमक लगभग 0.61 मैग्नीट्यूड है। इसकी चमक थोड़ी बहुत बदलती रहती है, लेकिन यह बदलाव इतना कम होता है कि इसे नग्न आंखों से देखना मुश्किल है। यह वास्तव में 3 तारों का एक समूह है। इनमें से 2 तारे लगभग बराबर चमक वाले हैं और एक दूसरे की परिक्रमा लगभग 377 दिनों में करते हैं। ये दोनों तारे एक दूसरे से लगभग 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU की दूरी पर हैं। 1 AU सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के बराबर होता है। तीसरा तारा इन दोनों से काफी दूर है। तीनों ही तारे B टाइप के विशाल तारे हैं। इन तारों की चमक बहुत ज्यादा है। पहले 2 तारों की चमक हमारे सूर्य की चमक से क्रमशः लगभग 31,600 गुना और 25,100 गुना ज्यादा है। बीटा सेंटरी पृथ्वी से लगभग 390 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। संक्षेप में, बीटा सेंटरी एक चमकीला तारा है जो 3 तारों का एक समूह है और सेंटरस नक्षत्र में स्थित है। यह अल्फा सेंटरी के पास ही दिखाई देता है और द पॉइंटर्स का हिस्सा बनाता है, जो दक्षिणी क्रॉस को ढूंढने में मदद करते हैं। अल्फा सेंटरी एक 3 तारों का समूह है, जिसमें 2 मुख्य तारे A और B मिलकर एक बाइनरी सिस्टम बनाते हैं। AB या पुराना A गुणा B नाम मुख्य बाइनरी सिस्टम के द्रव्यमान केंद्र को एक बहुतारा प्रणाली में उसके साथी तारे या तारों के संबंध में दिखाता है। ABC प्रॉक्सिमा सेंटरी SC की स्थिति को केंद्रीय बाइनरी सिस्टम के संबंध में बताता है, जो कि द्रव्यमान केंद्र और दूर के साथी तारे के बीच की दूरी है। चूंकि प्रॉक्सिमा C और अल्फा सेंटरी A या B के बीच की दूरी लगभग एक जैसी है, इसलिए कभी-कभी AB बाइनरी सिस्टम को एक ही गुरुत्वाकर्षण वाली वस्तु माना जाता है। तारे के भूकंपों का अध्ययन, एस्टेरोसिस्मिक स्टडीज, उनके वायुमंडल की गतिविधि और उनके घूमने की गति से पता चलता है कि अल्फा सेंटोरी सिस्टम की उम्र लगभग हमारे सूरज जितनी ही है या थोड़ी ज्यादा। एस्ट्रोसिस्मिक विश्लेषण से पता चला है कि अल्फा सेंटोरी के तारों की उम्र लगभग 4.54 से 6.52 अरब साल के बीच हो सकती है। क्रोमोस्फेरिक गतिविधि, एक खास तरह की रोशनी का उत्सर्जन के आधार पर अनुमानित उम्र लगभग 4.4 अरब साल है, जबकि गायरोक्रोनोलॉजी, तारे के घूमने की गति का अध्ययन, से यह लगभग 5.0 अरब साल लगती है। तारों के विकास के सिद्धांत से भी पता चलता है कि दोनों तारे हमारे सूरज से थोड़े पुराने हैं, लगभग 5 से 6 अरब साल के, जो उनके आकार और रोशनी के प्रकार से पता चलता है।
उनकी कक्षाओं के अध्ययन से पता चलता है कि अल्फा सेंटरी ए और बी का कुल द्रव्यमान हमारे सूरज के द्रव्यमान का लगभग 2 गुना है। अकेले तारों का औसत द्रव्यमान लगभग 1.08 गुना और 0.91 गुना है। हालांकि हाल के सालों में थोड़े अलग अनुमान भी आए हैं, जैसे कि 1.14 गुना और 0.92 गुना, जिनका कुल योग 2.06 गुना होता है। अल्फा सेंटरी ए की निरपेक्ष चमक एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड 4.38 है और अल्फा सेंटरी बी की 5.71 है। निरपेक्ष चमक तारे की असली चमक होती है, जो यह बताती है कि वह एक निश्चित दूरी से कितना चमकीला दिखेगा। अल्फा सेंटरी ए, जिसे रिगिल केंटोरस भी कहते हैं, बाइनरी सिस्टम का मुख्य तारा है। यह सूरज जैसा मुख्य अनुक्रम तारा है और इसका रंग भी लगभग पीला होता है। इसका तारकीय वर्गीकरण स्पेक्ट्रल टाइप G2V है। यह हमारे सूरज से लगभग 10% ज्यादा भारी है और इसका आकार लगभग 22% बड़ा है। रात के आकाश में दिखने वाले सबसे चमकीले तारों में यह 5.01 की आभासी चमक के साथ चौथा सबसे चमकीला तारा है और यह 0.05 की आभासी चमक वाले आर्कटूरस तारे से थोड़ा ही कम चमकीला है। अल्फा सेंटरी ए पर चुंबकीय गतिविधि का प्रकार हमारे सूरज जैसा ही है, जिसमें स्टार स्पॉट्स तारे पर धब्बे के कारण कोरोना में बदलाव दिखता है, जो तारे के घूमने से प्रभावित होता है। हालांकि 2005 से इस तारे की गतिविधि बहुत कम हो गई है, जो शायद सूरज के इतिहास में आए मॉन्डर मिनिमम जैसी स्थिति हो सकती है। यह भी हो सकता है कि इसका तारकीय गतिविधि चक्र बहुत लंबा हो और यह धीरे धीरे अपनी कम गतिविधि वाली अवस्था से उबर रहा हो। अल्फा सेंटरी बी, जिसे टोलिमॉन भी कहते हैं, बाइनरी सिस्टम का दूसरा तारा है। यह स्पेक्ट्रल टाइप K1V का मुख्य अनुक्रम तारा है, इसलिए यह अल्फा सेंटरी ए से ज्यादा नारंगी रंग का दिखता है। इसका द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान का लगभग 90% है और इसका व्यास 14% छोटा है। हालांकि इसकी चमक ए से कम है, लेकिन अल्फा सेंटोरी बी एक्सरे किरणों के रूप में ज्यादा ऊर्जा छोड़ता है। इसकी चमक थोड़े समय में बदलती रहती है और इसमें कम से कम एक बार चमक फ्लेयर देखी गई है। यह अल्फा सेंटोरी ए से ज्यादा चुंबकीय रूप से सक्रिय है और इसका चुंबकीय गतिविधि चक्र 8.2 + 0.2 साल का है, जबकि हमारे सूरज का 11 साल का होता है। इसकी कोरोना की चमक में बदलाव सूरज के मुकाबले लगभग आधा होता है। हाल ही में 20 से ज्यादा सालों के उच्च रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन से पता चला है कि इसका चुंबकीय गतिविधि चक्र 7.8 + 0.2 साल का है। अल्फा सेंटरी बी की आभासी चमक पल्टीरो 1.35 है, जो मिमोसा तारे से थोड़ी कम है। अल्फा सेंटरी सी, जिसे प्रॉक्सिमा सेंटरी के नाम से बेहतर जाना जाता है, एक छोटा मुख्य अनुक्रम लाल बौना तारा है जिसका स्पेक्ट्रल क्लास M6V है। इसकी निरपेक्ष चमक 515 बीकन 6 है, जो सूरज से 20,000 गुना से भी ज्यादा धुंधला है। इसका द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान का 0.1 गुना है। यह सूरज के सबसे नजदीकी तारा है, लेकिन यह इतना धुंधला है कि इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। पूरे अल्फा सेंटोरी सिस्टम में 2 ग्रहों की पुष्टि हुई है और ये दोनों ही प्रॉक्सिमा सेंटोरी के चारों ओर घूमते हैं। हालांकि कुछ अन्य ग्रहों के भी होने का दावा किया गया है जो इन तीनों तारों के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन उन खोजों की पुष्टि नहीं हुई है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के ग्रह प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी एक पृथ्वी जैसा ग्रह है, जिसकी खोज 2016 में यूरोपीय सदर्न ऑब्जर्वेटरी ESO के खगोलविदों ने की थी। इसका अनुमानित न्यूनतम द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1.77 गुना है और यह प्रॉक्सिमा सेंटोरी से लगभग 0.049 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU की दूरी पर परिक्रमा करता है, जो इसे तारे के रहने योग्य क्षेत्र में रखता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी सी की खोज आधिकारिक तौर पर 2020 में प्रकाशित हुई थी और यह एक सुपर अर्थ या मिनी नेपच्यून हो सकता है। इसका द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के द्रव्यमान का 7 गुना है और यह प्रॉक्सिमा सेंटोरी से लगभग 1.49 AU की दूरी पर 1128 दिनों 5.28 वर्ष में परिक्रमा करता है। जून 2020 में इस ग्रह की संभावित सीधी इमेजिंग से एक बड़े वलय प्रणाली की उपस्थिति का संकेत मिला था। हालांकि 2022 के एक अध्ययन ने इस ग्रह के अस्तित्व पर विवाद किया है। 2020 के एक पेपर में प्रॉक्सिमा बी के द्रव्यमान को परिष्कृत किया गया है, जिसमें 50 दिनों से कम अवधि के साथ 0.6 पृथ्वी द्रव्यमान से अधिक के अतिरिक्त साथियों की उपस्थिति को बाहर रखा गया है।
लेकिन लेखकों ने 5 और 15 दिनों की आवधिकता के साथ एक रेडियल वेलोसिटी कर्व का पता लगाया जो लगभग 0.19 पृथ्वी द्रव्यमान के ग्रह की उपस्थिति का सुझाव देता है। इस ग्रह प्रोक्सिमा सेंटरी डी का पता 2022 में चला था। 2021 में अल्फा सेंटरी ए के चारों ओर एक संभावित ग्रह जिसे कैंडिडेट 1 या C1 नाम दिया गया का पता चला था। माना जाता है कि यह लगभग 1.1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU की दूरी पर लगभग 1 साल में परिक्रमा करता है और इसका द्रव्यमान नेपच्यून और शनि के आधे द्रव्यमान के बीच है। हालांकि यह धूल की डिस्क या कोई नकली चीज भी हो सकती है। C1 के पृष्ठभूमि का तारा होने की संभावना को खारिज कर दिया गया है। अगर इस संभावित ग्रह की पुष्टि हो जाती है तो अस्थायी नाम C1 को वैज्ञानिक नामकरण के नियमों के अनुसार संभवतः अल्फा सेंटरी AB से बदल दिया जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST के पहले अवलोकन चक्र में अल्फा सेंटरी ए के चारों ओर ग्रहों की खोज करने की योजना है। साथ ही एप्सिलॉन मस्काई के अवलोकन भी किए जाएंगे। 26 और 27 जुलाई 2023 को किए गए कोरोनोग्राफिक अवलोकन असफल रहे। हालांकि मार्च 2024 में फॉलो अप अवलोकन किए गए हैं। लॉन्च से पहले के अनुमानों ने भविष्यवाणी की थी कि JWST 1-3 AU की दूरी पर 5 पृथ्वी के आकार के ग्रहों को ढूंढ सकेगा। हर 3-6 महीने में कई अवलोकन सीमा को 3 पृथ्वी के आकार तक नीचे ला सकते हैं। HIP 65426b के अवलोकनों के आधार पर लॉन्च के बाद के अनुमानों से पता चलता है कि JWST अल्फा सेंटरी ए के और भी करीब ग्रहों को ढूंढ सकेगा और 0.5-2.5 AU की दूरी पर 5 पृथ्वी के आकार का ग्रह ढूंढ सकता है। कैंडिडेट 1 का अनुमानित आकार 3.3 गैरस पृथ्वी के आकार के बीच है और यह 1.1 AU की दूरी पर परिक्रमा करता है। इसीलिए यह संभावना है कि यह JWST के अवलोकनों की पहुंच के भीतर है। अल्फा सेंटरी बी के ग्रह। अल्फा सेंटरी बी के चारों ओर एक ग्रह का पहला दावा 2012 में अल्फा सेंटरी BB का था, जिसे 3.2 दिनों की कक्षा में पृथ्वी के द्रव्यमान का ग्रह प्रस्तावित किया गया था। 2015 में इसे गलत साबित कर दिया गया जब यह दिखाया गया कि एआपार्ट ग्रह रेडियल वेलोसिटी डेटा को संसाधित करने के तरीके की वजह से एक नकली चीज थी। 2013 से 2014 तक हबल स्पेस टेलीस्कोप से ग्रह BB के पारगमन की खोज की गई थी। इस खोज में एक संभावित पारगमन जैसी घटना का पता चला जो लगभग 0.22 पृथ्वी के आकार के एक अलग ग्रह से जुड़ी हो सकती है। यह ग्रह संभवतः 20.4 दिनों या उससे कम की कक्षीय अवधि के साथ अल्फा सेंटरी B की परिक्रमा करेगा और इसकी लंबी कक्षा होने की केवल 5% संभावना है। संभावित कक्षाओं का माध्य 12.4 दिन है। इसकी कक्षा में संभवतः 0.7 संसार या उससे कम की विलक्षणता होगी। इसमें पिघले हुए लावा की झीलें हो सकती हैं और यह जीवन को आश्रय देने के लिए अल्फा सेंटरी B के बहुत करीब होगा। यदि इसकी पुष्टि हो जाती है तो इस ग्रह को अल्फा सेंटरी BC कहा जा सकता है। हालांकि साहित्य में इस नाम का उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि यह कोई दावा की गई खोज नहीं है। अल्फा सेंटरी सिस्टम में और भी ग्रह मौजूद हो सकते हैं जो या तो अल्फा सेंटरी A या अल्फा सेंटरी B के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में घूम रहे हों या फिर अल्फा सेंटरी AB के चारों ओर बड़ी कक्षाओं में। चूंकि दोनों तारे हमारे सूरज से काफी मिलते जुलते हैं, जैसे कि उम्र और धातुओं की मात्रा में, इसीलिए खगोलविदों ने अल्फा सेंटरी सिस्टम में ग्रहों की विस्तृत खोज करने में विशेष रुचि दिखाई है। कई स्थापित ग्रह शिकारी टीमों ने इन 2 चमकीले तारों के आसपास अपनी खोज में विभिन्न रेडियल वेलोसिटी या स्टार ट्रांजिट विधियों का उपयोग किया है। अब तक के सभी अवलोकन संबंधी अध्ययन भूरे रंग के बौनों या गैस के विशाल ग्रहों के प्रमाण खोजने में विफल रहे हैं। 2009 में कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चला कि अल्फा सेंटोरी B के रहने योग्य क्षेत्र के अंदरूनी किनारे के पास एक ग्रह बन सकता था जो तारे से 0.5-0.9 AU तक फैला हुआ है। कुछ विशेष मान्यताएं, जैसे कि यह मानना कि अल्फा सेंटरी की जोड़ी शुरू में एक व्यापक अलगाव के साथ बनी होगी और बाद में एक दूसरे के करीब आ गई, जैसा कि घने तारा समूह में बनने पर संभव हो सकता है, तारे से दूर एक ऐसे वातावरण की अनुमति देगा जो ग्रहों के बनने के लिए अनुकूल हो। अल्फा सेंटरी A के आसपास की वस्तुएं अपने मजबूत गुरुत्वाकर्षण के कारण थोड़ी और दूरी पर परिक्रमा कर सकेंगी। इसके अलावा
अल्फा सेंटरी के आसपास की करीबी कक्षाओं में किसी भी भूरे रंग के बौने या गैस के विशाल ग्रहों की अनुपस्थिति स्थलीय ग्रहों की संभावना को और बढ़ाती है। एक सैद्धांतिक अध्ययन बताता है कि एक रेडियल वेलोसिटी विश्लेषण अल्फा सेंटरी बी के रहने योग्य क्षेत्र में 1.8 पृथ्वी द्रव्यमान के एक काल्पनिक ग्रह का पता लगा सकता है। हाई एक्यूरेसी रेडियल वेलोसिटी प्लैनेट सर्चर स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ किए गए अल्फा सेंटरी बी के रेडियल वेलोसिटी माप तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर 4 पृथ्वी द्रव्यमान के ग्रह का पता लगाने के लिए पर्याप्त संवेदनशील थे, यानी 200 दिनों की कक्षीय अवधि पी के साथ, लेकिन कोई ग्रह नहीं डिटेक्टेड। वर्तमान अनुमानों के अनुसार अल्फा सेंटरी के चारों ओर पृथ्वी जैसे ग्रह को खोजने की संभावना लगभग 75% है। रेडियल वेलोसिटी विधि द्वारा रहने योग्य क्षेत्रों में ग्रह का पता लगाने के लिए अवलोकन संबंधी सीमाएं वर्तमान में 2017 अल्फा सेंटरी ए के लिए लगभग 23 पृथ्वी द्रव्यमान, अल्फा सेंटरी बी के लिए 8.4 पृथ्वी द्रव्यमान और प्रॉक्सिमा सेंटरी के लिए 0.47 पृथ्वी द्रव्यमान होने का अनुमान है। ग्रहीय गठन के शुरुआती कंप्यूटर जनित मॉडल ने अल्फा सेंटरी ए और बी दोनों के चारों ओर स्थलीय ग्रहों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, लेकिन अधिकांश हालिया संख्यात्मक जांचों से पता चला है कि साथ ही तारे का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ग्रहों के निर्माण को मुश्किल बनाता है। इन कठिनाइयों के बावजूद स्पेक्ट्रल प्रकारों, तारे के प्रकार, उम्र और कक्षाओं की संभावित स्थिरता में सूर्य से समानताएं दिए जाने पर यह सुझाव दिया गया है कि इस तारकीय प्रणाली में एक संभावित ग्रह पर अलौकिक जीवन को आश्रय देने की सर्वोत्तम संभावनाओं में से एक हो सकती है। हमारे सौरमंडल में एक समय माना जाता था कि बृहस्पति और शनि शायद धूमकेतुओं को अंदरूनी सौरमंडल में धकेलने में बहुत जरूरी थे, जिससे अंदर के ग्रहों को पानी और अन्य बर्फ जैसी चीजें मिली। हालांकि हैली, हायाकुटेक, हेलबोप 2002T7 और टटल धूमकेतुओं में ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन DH के अनुपात के आइसोटोप माप से पता चला है कि उनमें पृथ्वी के महासागरीय पानी के मुकाबले लगभग 2 गुने मान है। इसीलिए हाल के मॉडलों और शोधों से पता चलता है कि पृथ्वी के पानी का 10% से भी कम हिस्सा धूमकेतुओं से आया है। अल्फा सेंटरी सिस्टम में प्रॉक्सिमा सेंटरी ने अल्फा सेंटरी सिस्टम के बनने के दौरान ग्रहीय डिस्क को प्रभावित किया होगा, जिससे अल्फा सेंटरी के आसपास के क्षेत्र में वाष्पशील पदार्थ बढ़ गए होंगे। यह बात मायने नहीं रखेगी अगर, उदाहरण के लिए, अल्फा सेंटरी बी के चारों ओर अल्फा सेंटरी ए या इसके विपरीत की परिक्रमा करने वाले गैस के विशाल ग्रह होते, या यदि अल्फा सेंटरी ए और बी खुद धूमकेतुओं को एक दूसरे के अंदरूनी सिस्टम में धकेलने में सक्षम होते, जैसा कि बृहस्पति और शनि ने सौरमंडल में किया होगा। इस तरह के बर्फीले पिंड शायद अन्य ग्रहीय प्रणालियों के ऊर्ध्व बादलों में भी मौजूद होते हैं। जब वे गैस के विशाल ग्रहों या पास के तारों द्वारा होने वाले व्यवधानों से गुरुत्वाकर्षण रूप से प्रभावित होते हैं, तो इनमें से कई बर्फीले पिंड तारों की ओर यात्रा करते हैं। यह विचार अल्फा सेंटरी या अन्य तारों के सौरमंडल के करीब आने पर भी लागू होता है, जब दूर के भविष्य में ऊर्ध्व बादल इतना अस्त व्यस्त हो सकता है कि सक्रिय धूमकेतुओं की संख्या बढ़ जाए। अल्फा सेंटोरी ए के चारों ओर रहने योग्य क्षेत्र में होने के लिए एक ग्रह की कक्षीय त्रिज्या लगभग 1.2 और 2.1 AU के बीच होनी चाहिए, ताकि ग्रहों का तापमान और तरल पानी के मौजूद रहने की परिस्थितियां समान हों। थोड़े कम चमकदार और ठंडे अल्फा सेंटरी बी के लिए रहने योग्य क्षेत्र लगभग 0.7 और 1.2 AU के बीच है। ऐसे ग्रहों के प्रमाण खोजने के लक्ष्य के साथ प्रॉक्सिमा सेंटरी और अल्फा सेंटरी ए बी दोनों नासा के स्पेस इंटरफेरोमेट्री मिशन SIM के लिए सूचीबद्ध टियर 1 लक्षित तारों में शामिल थे। इस नए उपकरण से टियर 1 लक्ष्य के 2 AU के भीतर 3 पृथ्वी द्रव्यमान या उससे छोटे ग्रहों का पता लगाना संभव होता। हालांकि SIM मिशन को 2010 में वित्तीय समस्याओं के कारण रद्द कर दिया गया था। अल्फा सेंटोरी मानव युक्त या रोबोटिक अंतरतारकीय अन्वेषण के लिए एक पहला लक्ष्य है। वर्तमान अंतरिक्ष यान तकनीकों का उपयोग करके सूर्य और अल्फा सेंटोरी के बीच की दूरी को पार करने में कई हजार साल लगेंगे। हालांकि परमाणु पल्स प्रोपल्शन
या लेजर लाइट सेल तकनीक की संभावना, जैसा कि ब्रेक थ्रू स्टार शॉट कार्यक्रम में विचार किया गया है, 20 वर्षों में अल्फा सेंटरी की यात्रा को संभव बना सकती है। ऐसे मिशन का एक उद्देश्य सिस्टम में मौजूद ग्रहों का फ्लाई बाय करना और संभवतः उनकी तस्वीरें लेना होगा। अगस्त 2016 में यूरोपीय सदर्न ऑब्जर्वेटरी (ईएसओ) द्वारा घोषित प्रॉक्सिमा सेंटरी बी का अस्तित्व स्टार शॉट कार्यक्रम के लिए एक लक्ष्य होगा। नासा ने 2017 में एक मिशन कॉन्सेप्ट जारी किया था, जो 2029 में अल्फा सेंटरी के लिए एक अंतरिक्ष यान भेजेगा, जिसे 1959 में पहले मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग अपोलो 11 की 100वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाने के लिए निर्धारित किया गया था। यहां तक कि प्रकाश की गति के 10% लगभग 108 मिलियन किमी घंटा की गति से, जिसे नासा के विशेषज्ञ संभव बताते हैं, अंतरिक्ष यान को 2 से 113 तक नक्षत्र तक पहुंचने में 44 साल लगेंगे और 2 से 117 तक पृथ्वी तक संकेत पहुंचने में 4 साल और लगेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आगे कोई फंडिंग या विकास नहीं मिला। अल्फा सेंटरी को पूरे इतिहास में, खासकर दक्षिणी गोलार्ध में पहचाना और उससे जोड़ा गया है। पोलिनेशिया के लोग इसका इस्तेमाल तारों से दिशा जानने के लिए करते रहे हैं और इसे कमाइलेहोप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की नगारिंडजेरी संस्कृति में अल्फा सेंटरी बीटा सेंटरी के साथ मिलकर 2 शार्क को दिखाता है, जो एक स्टिंगरे दक्षिणी क्रॉस का पीछा कर रही हैं। इनका संस्कृति में यह बीटा सेंटरी के साथ मिलकर लामा के आकार के एक अंधेरे नक्षत्र की आंखें बनाता है, जो तारों के उस बैंड में एम्बेडेड है जिसे आकाश में दिखाई देने वाली मिल्की वे बनाती है। प्राचीन मिस्र में भी इसका सम्मान किया जाता था और चीन में इसे साउथ गेट नक्षत्र समूह के हिस्से के रूप में जाना जाता है। न्यूयॉर्क के इथाका में सागन प्लैनेट वॉक सौरमंडल का एक चलने योग्य मॉडल है। हवाई में इमिलोआ एस्ट्रोनॉमी सेंटर में अल्फा सेंटरी की स्केल की गई स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ओबेलिस्क जोड़ा गया है। यह खंड काल्पनिक सितारों पराग्रह वास्तविक तारे से एक अंश है। अल्फा सेंटरी सिस्टम पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा प्रणाली है। प्रॉक्सिमा सेंटरी सिस्टम के तारों में सबसे नजदीकी है, जिसने इसे विज्ञान कथा साहित्य में एक विशेष स्थान दिया है। पहली अंतरतारकीय यात्राओं की कई कहानियों में इसे इच्छित गंतव्य के रूप में दिखाया गया है। सबसे शुरुआती उदाहरणों में लेस्ली एफ स्टोन की 1931 की लघु कहानी अक्रॉस द वॉइड और मरे लिंस्टर की 1935 की लघु कहानी प्रॉक्सिमा सेंटरी शामिल है। बाद वाली कहानी में अंतरिक्ष यान 1 दशक से भी कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक जनरेशन स्टारशिप के रूप में कार्य करने की क्षमता रखता है। सिस्टम के लिए रवाना होने वाले एक वास्तविक जनरेशन स्टारशिप के उपयोग को बाद में ए.ई. वैन वॉक्ट के 1944 के उपन्यास फार सेंटोरस और विलियम बार्टन और माइकल कैपोबियनको के 1957 के उपन्यास अल्फा सेंटरी में दर्शाया गया है, जिसमें ऐसे मिशन को आतंकवादियों द्वारा खतरे में दिखाया गया है। इसके विपरीत ल्यूसिसिन के 2006 के उपन्यास द 3 बॉडी प्रॉब्लम में अल्फा सेंटरी से एलियंस को पृथ्वी पर आते हुए दर्शाया गया है। प्रोजेक्ट लॉन्ग शॉट एक काल्पनिक अंतरतारकीय अंतरिक्ष यान का डिजाइन था। यह एक बिना चालक दल का अंतरिक्ष यान लगभग 400 टन का होता, जिसे परमाणु पल्स प्रोपल्शन द्वारा संचालित करके अल्फा सेंटरी बी के चारों ओर कक्षा में उड़ने और प्रवेश करने के लिए बनाया गया था। डेडेलस प्रोजेक्ट में एक ऐसे इंजन का इस्तेमाल किया जाना था जो एक बार इस्तेमाल होकर खत्म हो जाता, लेकिन लॉन्ग शॉट में बिजली के लिए लंबे समय तक चलने वाला परमाणु विखंडन रिएक्टर इस्तेमाल किया जाता। शुरू में यह रिएक्टर 300 किलोवाट बिजली बनाता, जिससे इंजन में लगे कई लेजर चलते। ये लेजर डेडेलस की तरह ही इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन, एक तरह की परमाणु फ्यूजन प्रक्रिया शुरू करने के लिए इस्तेमाल किए जाते। मुख्य अंतर यह है कि डेडेलस जहाज को चलाने के लिए भी फ्यूजन रिएक्शन पर निर्भर था, जबकि लॉन्ग शॉट में यह काम अंदरूनी रिएक्टर करता। यह रिएक्टर पृथ्वी पर वापस संचार करने के लिए एक लेजर को भी बिजली देता, जिसकी अधिकतम शक्ति 250 किलोवाट होती। यात्रा के ज्यादातर हिस्से में इसका इस्तेमाल बहुत कम शक्ति पर अंतरतारकीय माध्यम के बारे में डेटा भेजने के लिए किया जाता, लेकिन लक्ष्य के पास से गुजरते समय मुख्य इंजन वाला हिस्सा अलग कर दिया जाता
और पूरी बिजली क्षमता लगभग 1 किलोबिट प्रति सेकंड की गति से संचार के लिए समर्पित कर दी जाती। मिशन की शुरुआत में लॉन्ग शॉट का वजन 366 टन होता, जिसमें 264 टन हीलियम 3 और ड्यूटेरियम ईंधन प्रोपेलेंट शामिल होता। सक्रिय मिशन पेलोड, जिसमें विखंडन रिएक्टर शामिल होता, लेकिन छोड़े गए मुख्य प्रणोदन अनुभाग को छोड़कर, का वजन लगभग 30 टन होता। लॉन्ग शॉट और डेडेलस अध्ययन के मिशन प्लान में एक अंतर यह है कि लॉन्ग शॉट लक्ष्य तारे के चारों ओर कक्षा में जाएगा, जबकि ज्यादा तेज गति वाला डेडेलस अपेक्षाकृत कम समय के लिए एक ही बार में लक्ष्य से गुजरेगा। लॉन्ग शॉट अंतरिक्ष यान से अल्फा सेंटुरी तक की यात्रा में लगभग 1 सदी लगेगी, यानी 100 साल। इस मिशन में ब्रेक थ्रू स्टारशॉट ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव्स द्वारा शुरू की गई एक शोध और इंजीनियरिंग परियोजना है। इसका लक्ष्य स्टारशिप नामक लाइट सेल अंतरतारकीय प्रोब का एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बेड़ा विकसित करना है, जो 4.4 प्रकाश वर्ष दूर अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम तक यात्रा करने में सक्षम होगा। इसकी स्थापना 2016 में यूरी मिलनर, स्टीफन हॉकिंग और मार्क जुकरबर्ग ने की थी। अल्फा सेंटरी सिस्टम में प्रॉक्सिमा सेंटरी तारे के रहने योग्य क्षेत्र में पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा सेंटरी बी के लिए एक फ्लाई बाय मिशन प्रस्तावित किया गया है। प्रकाश की गति के 15% से 20% के बीच की गति से इस यात्रा को पूरा करने में 20 से 30 साल लगेंगे और अंतरिक्ष यान से पृथ्वी तक वापस संदेश आने में लगभग 4 साल लगेंगे। इस अंतरतारकीय यात्रा परियोजना को सक्षम करने वाले वैचारिक सिद्धांतों का वर्णन यूसी सांता बारबरा के फिलिप लुबिन द्वारा ए रोड मैप टू इंटरस्टेलर फ्लाइट में किया गया था। हल्के अंतरिक्ष यान को भेजने में 100 गीगावाट तक की संयुक्त सुसंगत बिजली उत्पादन के साथ बीम स्टीयरेबल लेजरों की एक बहु किलोमीटर लंबी फेज्ड एरे शामिल है। इस परियोजना की घोषणा 12 अप्रैल 2016 को न्यूयॉर्क शहर में भौतिक विज्ञानी और वेंचर कैपिटलिस्ट यूरी मिलनर ने ब्रह्मांड विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के साथ मिलकर एक कार्यक्रम में की थी, जो इस पहल के बोर्ड सदस्य के रूप में कार्यरत थे। अन्य बोर्ड सदस्यों में फेसबुक इंक, अब मेटा प्लेटफॉर्म्स के रूप में जाना जाता है, के सीईओ मार्क जुकरबर्ग शामिल हैं। इस परियोजना को शुरुआती तौर पर 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग मिली है। मिलनर ने अंतिम मिशन की लागत 5-10 बिलियन डॉलर आंकी है और अनुमान लगाया है कि पहला यान लगभग 2026 तक लॉन्च हो सकता है। पीट वर्डन परियोजना के कार्यकारी निदेशक हैं और हार्वर्ड प्रोफेसर एवी लोए परियोजना के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट कार्यक्रम का लक्ष्य अल्ट्रा फास्ट लाइट ड्रिवेन नैनो स्पेस क्राफ्ट के लिए एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रदर्शित करना और अगली पीढ़ी के भीतर अल्फा सेंटरी के लिए पहली लॉन्च की नींव रखना है। अंतरिक्ष यान फ्लाई बाय करेगा और संभवतः सिस्टम में मौजूद किसी भी पृथ्वी जैसे ग्रह की तस्वीर लेगा। द्वितीयक लक्ष्य सौरमंडल की खोज और पृथ्वी क्रॉसिंग क्षुद्र ग्रहों का पता लगाना है। लक्षित ग्रह यूरोपीय सदर्न ऑब्जर्वेटरी ईएसओ ने अगस्त 2016 में अल्फा सेंटरी सिस्टम के तीसरे तारे प्रॉक्सिमा सेंटरी की परिक्रमा करने वाले ग्रह का पता लगाने की घोषणा की। इस ग्रह का नाम प्रॉक्सिमा सेंटरी बी है और यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करता है। यह ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव्स की परियोजनाओं में से एक के लिए लक्ष्य हो सकता है। जनवरी 2017 में ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव्स और यूरोपीय सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने पास के स्टार सिस्टम अल्फा सेंटरी में रहने योग्य ग्रहों की खोज के लिए सहयोग करना शुरू किया। इस समझौते में ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव्स द्वारा चिल्ली में ईएसओ के वेरी लार्ज टेलीस्कोप वीएलटी पर विजियर, मध्य इंफ्रारेड के लिए वीएलटी इमेजर और स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण के उन्नयन के लिए धन प्रदान करना शामिल है। यह उन्नयन सिस्टम में ग्रह का पता लगाने की संभावना को बढ़ाएगा। स्टारशॉट अवधारणा एक मदरशिप लॉन्च करने की कल्पना करती है, जो लगभग 1000 छोटे अंतरिक्ष यान सेंटीमीटर के आकार के को परिनियोजन के लिए एक उच्च ऊंचाई वाली पृथ्वी कक्षा में ले जाएगा। फिर जमीन आधारित लेजरों की एक फेज्ड एरे इन अंतरिक्ष यान के पतवारों पर एक प्रकाश किरण केंद्रित करेगी, ताकि उन्हें 10 मिनट के भीतर लक्ष्य गति तक त्वरित किया जा सके, जिसमें लगभग 100 किमी सेकंड 100 PSU 10,000 G का औसत त्वरण और प्रत्येक पतवार तक लगभग 1 टेराजूल की रोशनी ऊर्जा पहुंचाई जाएगी। एक प्रारंभिक पतवार मॉडल का सतह क्षेत्र 4 मीटर
x 4 मीटर होने का सुझाव दिया गया है। अक्टूबर 2017 की स्टारशॉट सिस्टम मॉडल की प्रस्तुति में गोलाकार पतवारों की जांच की गई और पाया गया कि 5 मीटर के पतवार व्यास से बीम डायरेक्टर की पूंजीगत लागत कम हो जाती है। पृथ्वी के आकार का ग्रह प्रॉक्सिमा सेंटरी बी अल्फा सेंटरी सिस्टम के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर है। आदर्श रूप से ब्रेक थ्रू स्टारशॉट अपने अंतरिक्ष यान को उस दुनिया के एक खगोलीय इकाई 150 मिलियन किलोमीटर या 43 मिलियन मील के भीतर लक्षित करेगा। इस दूरी से एक क्राफ्ट के कैमरे सतह की विशेषताओं को हल करने के लिए पर्याप्त उच्च रिजोल्यूशन की एक छवि कैप्चर कर सकते हैं। इस बेड़े में लगभग 1000 अंतरिक्ष यान होंगे। प्रत्येक, जिसे स्टारशिप कहा जाता है, कुछ ग्राम वजन वाला एक बहुत छोटा सेंटीमीटर आकार का वाहन होगा। उन्हें 10 किलोवाट ग्राउंड आधारित लेजरों की एक वर्ग किलोमीटर की एरे द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें 100 गीगावाट तक का संयुक्त आउटपुट होगा। लगभग 1000 इकाइयों का झुंड लक्ष्य तक रास्ते में अंतरतारकीय धूल के टकराव के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करेगा। 2016 में एक विस्तृत अध्ययन में थिएम होआंग और सहलेखकों ने पाया कि धूल, हाइड्रोजन और गांगेय ब्रह्मांडीय किरणों के साथ टकराव को कम करना उतना गंभीर इंजीनियरिंग समस्या नहीं हो सकता है जितना पहले सोचा गया था। हालांकि यह बोर्ड पर सेंसर की गुणवत्ता को सीमित कर सकता है। तकनीकी चुनौतियां। प्रकाश प्रणोदन के लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। 1 गीगावाट शक्ति, लगभग एक बड़े परमाणु संयंत्र का उत्पादन वाला लेजर केवल कुछ न्यूटन का थ्रस्ट प्रदान करेगा। अंतरिक्ष यान केवल कुछ ग्राम के द्रव्यमान के साथ कम थ्रस्ट की भरपाई करेगा। कैमरे, कंप्यूटर, संचार लेजर, एक परमाणु ऊर्जा स्रोत और सौर पाल को द्रव्यमान सीमा के भीतर फिट करने के लिए छोटा किया जाना चाहिए। सभी घटकों को अत्यधिक त्वरण, ठंड, वैक्यूम और प्रोटॉन को सहने के लिए इंजीनियर किया जाना चाहिए। अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष धूल के साथ टकराव से बचना होगा। स्टारशॉट को उम्मीद है कि प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर ललाट क्रॉस सेक्शन लगभग 0.1 माइक्रोमीटर आकार के लगभग 1000 कणों के साथ उच्च गति पर टकराएगा। 100 गीगावाट के कुल लेजरों के एक सेट को सौर पाल पर केंद्रित करना वायुमंडलीय अशांति के कारण मुश्किल होगा। इसलिए अंतरिक्ष आधारित लेजर बुनियादी ढांचे का उपयोग करने का सुझाव है। इसके अलावा प्रकाश पाल के आकार और त्वरण के अंत में लेजर से प्रकाश पाल की दूरी के कारण लेजर को फोकस करने के लिए बहुत बड़े सुसंगत संयोजन प्रकाशिकी की आवश्यकता होगी। उपयोग किए गए लेजर प्रकाश की विवर्तन सीमा स्रोत पर सुसंगत रूप से केंद्रित लेजर बीम का न्यूनतम व्यास निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, पहले उल्लिखित 4 मीटर के पाल को 10,000 GS पर 0.2 C तक त्वरित करने के लिए लगभग 3 किलोमीटर व्यास के संयोजन प्रकाशिकी की आवश्यकता होती है, ताकि लेजर प्रकाश को पाल पर केंद्रित किया जा सके। इसे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा में शोध की जा रही एक फेज्ड एरे प्रणाली का उपयोग करके लागू किया जा सकता है। द इकोनॉमिस्ट के अनुसार कम से कम 1 दर्जन ऑन ऑफ दी शेल्फ तकनीकों को परिमाण के क्रम से सुधार करने की आवश्यकता होगी। ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव्स ने एक कमाल की चीज सोची है, जिसका नाम है स्टारशिप। ये बहुत ही छोटे, सेंटीमीटर के आकार के, कुछ ग्राम वजन वाले अंतरिक्ष यान होंगे, जिन्हें ब्रेक थ्रू स्टारशॉट कार्यक्रम के तहत अल्फा सेंटरी तारे की ओर भेजा जाएगा। ये तारे हमसे करीब 4.237 प्रकाश वर्ष दूर हैं। इस यात्रा में प्रॉक्सिमा सेंटरी बी नाम के एक पृथ्वी के आकार के ग्रह का फ्लाई बाय भी शामिल हो सकता है, जो अपने तारे के रहने लायक क्षेत्र में है। ये अल्ट्रा लाइट रोबोटिक नैनोक्राफ्ट, जो लाइट सेल से लैस होंगे, प्रकाश की गति के 20% या 15% की गति से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें तारे तक पहुंचने में क्रमशः 20 से 30 साल लगेंगे और पृथ्वी को अपनी सफल लैंडिंग की खबर देने में लगभग 4 साल लगेंगे। इस व्यावहारिक अंतरतारकीय यात्रा को संभव बनाने वाले विचारों का वर्णन यूसी सांता बारबरा के फिलिप लुबिन ने ए रोड मैप टू इंटरस्टेलर फ्लाइट में किया है, जो स्टारशॉट परियोजना के सलाहकार भी हैं। मजेदार बात यह है कि जुलाई 2017 में वैज्ञानिकों ने स्टारशिप के शुरुआती मॉडल, जिन्हें स्प्राइट्स कहा जाता है, को इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च और उड़ाया था। 105 स्प्राइट्स को किकसेट 2 मिशन पर भी
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS भेजा गया था, जिसे 17 नवंबर 2018 को लॉन्च किया गया था और जहां से उन्हें 18 मार्च 2019 को तैनात किया गया था। उन्होंने वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने और 21 मार्च को जलने से पहले सफलतापूर्वक डेटा भी भेजा था। प्रत्येक स्टारशिप नैनोक्राफ्ट में छोटे आकार के कैमरे, नेविगेशन उपकरण, संचार उपकरण, फोटोन थ्रस्टर और एक बिजली आपूर्ति होने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रत्येक नैनोक्राफ्ट में हल्के पदार्थों से बना एक मीटर स्केल का लाइट सेल लगा होगा, जिसका वजन कुछ ग्राम होगा। इनमें 5 उपग्राम स्केल के डिजिटल कैमरे होंगे, जिनमें से प्रत्येक में न्यूनतम 2 मेगापिक्सल रिजोल्यूशन होगा। साथ ही 4 उपग्राम स्केल के प्रोसेसर की योजना है और 4 उपग्राम स्केल के फोटोन थ्रस्टर भी होंगे, जिनमें से प्रत्येक में कम से कम VW डायोड लेजर स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता होगी। बिजली के लिए प्लूटोनियम 288 या अमेरिकियम 243 द्वारा संचालित 150 मिलीग्राम की परमाणु बैटरी इस्तेमाल की जाएगी। धूल के टकराव और परमाणु कणों के कटाव से सुरक्षा के लिए संभवतः बेरिलियम तांबे से बनी एक परत की योजना है। लाइट सेल 4 बाई 4 मीटर 13 बाई 13 फीट से बड़ा नहीं होने की उम्मीद है। संभवतः कंपोजिट ग्राफीन आधारित सामग्री से बना होगा। यह सामग्री बहुत पतली होनी चाहिए और लेजर बीम को प्रतिबिंबित करने में सक्षम होनी चाहिए, जबकि केवल एक छोटा सा हिस्सा ही ऊर्जा को सोख पाए, नहीं तो पाल वाष्पित हो जाएगा। लाइट सेल क्रूज के दौरान बिजली स्रोत के रूप में भी काम कर सकता है, क्योंकि अंतरतारकीय माध्यम के परमाणुओं के साथ टकराव से 60 वॉट मीटर्स अब PUP बिजली मिलेगी। अंत में एक लेजर कम्युनिकेटर होगा जो लाइट सेल को प्राथमिक परावर्तक के रूप में उपयोग करेगा और पृथ्वी पर 30 मीटर व्यास के रिसीविंग टेलीस्कोप मानते हुए अल्फा सेंटोरी की दूरी पर प्रेषित शक्ति के प्रति वॉट पर 2.15 बॉड की डेटा दरों में सक्षम होगा। जर्मन भौतिक विज्ञानी क्लाउडियस ग्रोस ने तो यह भी सुझाव दिया है कि ब्रेक थ्रू स्टार शॉट पहल की तकनीक का उपयोग दूसरे चरण में उन एक्सोप्लैनेट पर एक कोशिकीय रोगाणुओं का बायोस्फीयर स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, जो अन्यथा केवल क्षणिक रूप से रहने योग्य हैं। जेनेसिस प्रोब कम गति से प्रकाश की गति के 4.6% की गति से यात्रा करेगा, जिससे अल्फा सेंटरी ए तक पहुंचने में कम से कम 90 साल लगेंगे। पाल को इस तरह कॉन्फ़िगर किया जा सकता है कि अल्फा सेंटरी ए से तारकीय दबाव प्रोब को अल्फा सेंटरी बी की ओर धीमा और विक्षेपित करे, जहां वह कुछ दिनों के बाद पहुंचेगा। फिर पाल को फिर से प्रकाश की गति के 0.4% तक धीमा कर दिया जाएगा और प्रॉक्सिमा सेंटरी की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। उस गति से वह 46 वर्षों के बाद वहां पहुंचेगा, अपने लॉन्च के लगभग 140 साल बाद। इसे चुंबकीय पाल का उपयोग करके धीमा किया जा सकता है। AI ऑप्टिमाइज्ड लाइट सेल। और सबसे ताजा खबर तो यह है कि 2025 में ब्राउन यूनिवर्सिटी और TU डेल्फ्ट के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ऑप्टिमाइज्ड एक अत्याधुनिक अल्ट्रा थिन लाइट सेल विकसित किया है। अंतरतारकीय मिशनों के लिए डिजाइन किया गया यह लाइट सेल केवल 200 नैनोमीटर मोटा है, जिसकी सतह अरबों नैनोस्केल छिद्रों से ढकी हुई है। इन सूक्ष्म छिद्रों ने वजन कम किया है, जबकि परावर्तनशीलता में काफी वृद्धि की है, जिससे लाइट ड्रिवन प्रोपल्शन के लिए लाइट सेल अधिक कुशल हो गया है। यह सफलता अंतरतारकीय यात्रा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिससे अंतरिक्ष यान मानव जीवन काल के भीतर दूर के तारों तक पहुंच सकेंगे। अल्फा सेंटरी हमारे पड़ोस का सबसे नजदीकी तारामंडल है, बिल्कुल आपके घर के बगल वाले घर जैसा। यह सिर्फ कोई दूर का टिमटिमाता तारा नहीं, बल्कि एक पूरा परिवार है जिसमें 3 तारे शामिल हैं। और सबसे रोमांचक बात तो यह है कि इस परिवार में प्रॉक्सिमा सेंटरी बी नाम का एक ऐसा ग्रह भी है जो आकार में लगभग पृथ्वी जैसा है और अपने तारे से उतनी ही दूरी पर है जहां पानी तरल रूप में रह सकता है, यानी वहां जीवन की संभावना हो सकती है। यह हमारे लिए एक खुली किताब की तरह है, जिससे हम यह जान सकते हैं कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अल्फा सेंटोरी ए और बी तो हमारे सूरज के जुड़वां या चचेरे भाई जैसे हैं। इनका अध्ययन करके हम अपने खुद के सूरज के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यह एक तरह से हमारे सौरमंडल के इतिहास और भविष्य की झांकी देता है। और तो और यह तारा प्रणाली हमारी कल्पनाओं को भी उड़ान देती है।
वैज्ञानिक और इंजीनियर अब ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिससे हम इस पड़ोसी तारे तक कुछ दशकों में पहुंच सकें। सोचिए, भविष्य में इंसान वहां जाकर उन ग्रहों को देख पाएगा। यह हमारे लिए ब्रह्मांड के दरवाजे पर दस्तक देने जैसा है। अल्फा सेंटरी सिर्फ एक तारा प्रणाली नहीं, बल्कि एक खगोलीय खजाना है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने, जीवन की तलाश करने और अंतरिक्ष में हमारी यात्रा की सीमाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। यह हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमारे सपनों और जिज्ञासाओं को एक नई दिशा देता है। अल्फा सेंटरी तारा प्रणाली हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी है। ब्रह्मांड में यह हमारे घर के सबसे पास का तारों का परिवार है। यहां जीवन की संभावना है। इस प्रणाली में एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी जैसा है और जहां पानी मौजूद हो सकता है। हम अपने सूरज को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसके तारे हमारे सूरज की तरह हैं, इसलिए उनका अध्ययन करके हम अपने तारे के बारे में जान सकते हैं। भविष्य की यात्रा का सपना, यह पहला कदम हो सकता है जब इंसान दूसरे तारों तक जाएगा। अभी तक हम इंसानों ने अल्फा सेंटरी तक यात्रा नहीं की है, लेकिन वैज्ञानिक और इंजीनियर इस दिशा में बहुत सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं। हमारी मौजूदा अंतरिक्ष यान तकनीक से अल्फा सेंटरी तक पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे, जो कि एक इंसान के जीवन काल से बहुत ज्यादा है। हालांकि ब्रेक थ्रू स्टार शॉट जैसी परियोजनाएं बहुत छोटे हल्के अंतरिक्ष यान विकसित करने की कोशिश कर रही हैं, जिन्हें लेजर की शक्तिशाली किरणों से प्रकाश की गति के एक बड़े हिस्से तक पहुंचाया जा सके। अगर यह सफल होता है तो 20-30 वर्षों में वहां तक रोबोटिक यान पहुंच सकते हैं। इंसानों को ले जाने के लिए बड़े और ज्यादा सुरक्षित यान की जरूरत होगी। साथ ही रास्ते में जीवन को सहारा देने के लिए भी बहुत कुछ करना होगा और यह तकनीक अभी दूर है। कुछ पुरानी अवधारणाओं में प्रोजेक्ट लॉन्ग शॉट जैसे यान की बात की गई है, जो परमाणु शक्ति से चलेंगे और लगभग 1 सदी में अल्फा सेंटरी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक डिजाइन है और इस पर अभी काम नहीं हो रहा है। तो क्या हम कभी वहां जा पाएंगे? यह कहना मुश्किल है कि कब, लेकिन वैज्ञानिक इस दिशा में बहुत उत्साहित हैं और लगातार नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। पहले रोबोटिक यान भेजे जा सकते हैं और भविष्य में, शायद बहुत दूर भविष्य में, इंसान भी अल्फा सेंटरी की यात्रा कर सकें। यह एक बहुत बड़ा सपना है, लेकिन विज्ञान हमेशा आश्चर्यजनक चीजें कर दिखाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अल्फा सेंटरी सिस्टम में जीवन होने की संभावना जरूर है, खासकर प्रॉक्सिमा सेंटरी बी नामक ग्रह पर। इसका एक बड़ा कारण यह है कि प्रॉक्सिमा सेंटरी बी अपने तारे प्रॉक्सिमा सेंटरी से उतनी ही दूरी पर है जहां तापमान पानी को तरल रूप में रहने देने के लिए सही हो सकता है और तरल पानी को जीवन के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। साथ ही इस ग्रह का आकार भी लगभग पृथ्वी जितना है, जो इसे जीवन के लिए एक संभावित उम्मीदवार बनाता है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं। प्रॉक्सिमा सेंटरी एक लाल बौना तारा है जो हमारे सूर्य से छोटा और ठंडा है, और ऐसे तारे अक्सर बहुत ज्यादा सौर ज्वालाएं स्टार फ्लेयर्स छोड़ते हैं, जो ग्रहों पर जीवन के लिए हानिकारक हो सकती हैं। अगर प्रॉक्सिमा सेंटरी बी पर बहुत ज्यादा शक्तिशाली सौर ज्वालाएं पड़ती है तो यह ग्रह पर मौजूद किसी भी जीवन के लिए मुश्किल हो सकता है। कुल मिलाकर वैज्ञानिक उत्साहित हैं कि अल्फा सेंटरी सिस्टम में जीवन हो सकता है, खासकर प्रॉक्सिमा सेंटरी बी पर, और भविष्य में और ज्यादा अध्ययन से हमें इस सवाल का बेहतर जवाब मिल पाएगा। यह हमारे लिए यह समझने में मदद कर सकता है कि क्या ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं।